तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री की लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने जियोडेसिक ऑन ए सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। जियोडेसिक ऑन सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन, इसका आर्टिकल हमने डिराइव किया था। इसके दो इंटीग्रल्स हमने फाइंड किए थे। फर्स्ट इंटीग्रल हमारे पास क्या आया था, यू स्क्वायर डी थीटा बाई डी एस इक्वल टू एच। ये फर्स्ट इंटीग्रल हमारे पास आया था। सेकंड इंटीग्रल या कंप्लीट इंटीग्रल हम लिखें, कंप्लीट इंटीग्रल, ये अपने पास आया था थीटा इक्वल टू कांस्टेंट सी प्लस माइनस एच इंटीग्रेशन 1/u 1 प्लस एफ डैश स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर पावर 1/2 du। ये सेकंड इंटीग्रल हमारे पास आया था। तो ये दो इंटीग्रल्स हमने कल फाइंड किए थे जियोडेसिक के डिफरेंशियल इक्वेशन से, और जो सरफेस हमने लिया था वहाँ पर वो क्या था, सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन। तो सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन का जो पैरामीट्रिक इक्वेशन था, पैरामीट्रिक इक्वेशन ये हमारे पास था x इक्वल टू यू कोस थीटा, y इक्वल टू यू साइन थीटा, z इक्वल टू फंक्शन ऑफ u। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाता है सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन का, सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन। तो यहाँ इस पैरामीट्रिक इक्वेशन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि दो तरह के यहाँ पर कर्व हमारे पास बनते हैं। आपने पढ़ा है कि कोई भी सरफेस का इक्वेशन जब लिखते हो आप, तो वहाँ पर x, y और z जो भी आप ले रहे हैं कोऑर्डिनेट्स, वो दो पैरामीटर्स के फंक्शन बनते हैं। तो टू पैरामीट्रिक फैमिली इज कॉल्ड सरफेस। जबकि कर्व क्या होता है, सिंगल पैरामीट्रिक फैमिली होता है। तो यहाँ पर अगर u इक्वल टू हम कांस्टेंट कर दें तो यहाँ पर केवल एक सिंगल पैरामीटर आपके पास क्या बचेगा, थीटा। तो थीटा कर्व बनेगा, और थीटा को अगर हम कांस्टेंट कर दें तब केवल हमारे पास क्या बनेगा, u कर्व बनेगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से दो डेफिनेशंस लिखते हैं, इफ या कर्व u इक्वल टू कांस्टेंट कॉल्ड पैरेलल्स। u इक्वल टू कांस्टेंट जो कर्व बनते हैं उनको पैरेलल्स कहते हैं, और कर्व थीटा इक्वल टू कांस्टेंट आर कॉल्ड मेरिडियंस। तो अगर थीटा इक्वल टू कांस्टेंट हम लें तब वो कर्व मेरिडियंस कहलाएंगे, और u इक्वल टू कांस्टेंट जो कर्व बनेंगे वहाँ पर वो पैरेलल्स कहलाएंगे। तो इनकी फॉर्म में यहाँ पर एक दो रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो जियोडेसिक का सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन के लिए आपने यहाँ पर फाइंड किया है, इसकी कुछ कोरोलरी हम यहाँ पर करेंगे। तो कोरोलरी फर्स्ट, क्या है इसमें, सपोज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट h इक्वल टू 0, देन जो हमारे पास इक्वेशन है, अगर h इक्वल टू 0 मैं इसके अंदर लूँ यहाँ पर, तो h इक्वल टू 0 करेंगे तो थीटा इक्वल टू c हमारे पास आ रहा है। देन थीटा इक्वल टू c वेयर c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये हमारे पास क्या आगे मेरिडियन मिले। थीटा इक्वल टू कांस्टेंट जो कर्व है वो क्या कहलाते हैं, मेरिडियंस कहलाते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर h इक्वल टू 0 है तब जो जियोडेसिक्स हैं वो सारे के सारे क्या हो गए हैं, मेरिडियन, या ये कहें कि मेरिडियंस क्या बन जाएंगे, जियोडेसिक बन जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं हेंस इफ
h equal to 0, then every meridian is geodesic on surface of revolution. ऑन सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन। तो ये एक तो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमारे पास आ रही है कि h इक्वल टू 0 के केस में सारे के सारे मेरिडियन ही क्या बनेंगे, जियोडेसिक बनेंगे। सेकंड कोरोलरी को क्लेरो थ्योरम भी हम कहते हैं, क्लेरो थ्योरम। इसमें क्या होगा, क्लेरो थ्योरम के अंदर प्रूव दैट u sin phi इक्वल टू कांस्टेंट, u sin phi इक्वल टू कांस्टेंट वेयर phi is angle between geodesic and meridian provided h is non-zero। तो ये चीज़ आपको प्रूव करनी है इसमें क्लेरो थ्योरम के अंदर कि u sin phi की वैल्यू कांस्टेंट होगी। यहाँ पर phi एक नया एंगल हमारे पास आ रहा है, तो phi जो एंगल हमारे पास बन रहा है यहाँ पर वो किस किस के बीच एंगल है, जियोडेसिक और मेरिडियन के बीच। तो जियोडेसिक और मेरिडियन के बीच का एंगल phi तभी आपके पास आएगा जब h क्या है, नॉन जीरो, क्योंकि h अगर जीरो हो गया उस केस में सारे के सारे मेरिडियन ही क्या बन जाएंगे, जियोडेसिक बन जाएंगे। तो वहाँ पर इस चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो किस तरह से आप इसको कर सकते हैं, देखिए आप प्रूफ मैं इसका कर रहा हूँ। फाई की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ। क्या दे रखा है आपको, मान लेते हैं कि सपोज ये हमारे पास क्या है, सपोज जियोडेसिक, ये मैंने ले लिया जियोडेसिक, और इधर सपोज मैंने ये मान लिया क्या है, मेरिडियन। तो ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, ये इसका टेंजेंट हो गया जियोडेसिक का टेंजेंट, ये हमारे पास किसका टेंजेंट हो गया, मेरिडियन का टेंजेंट। इसको कोई भी पॉइंट हम सपोज P मान लेते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर, चाहे तो हमने क्या मान लिया, R वेक्टर, ये हमारे पास है। इन दोनों के बीच का एंगल, जियोडेसिक और मेरिडियन के बीच का जो एंगल है वो हमें क्या दे रखा है, फाई। सपोज ये एंगल फाई, इनके टेंजेंट्स, अब दो कर्व अगर आपके पास हैं तो दो कर्व के बीच का एंगल, उनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे दोनों कर्व के, उन टेंजेंट्स के बीच का एंगल ही उनके बीच का एंगल कहलाएगा। तो फाई यहाँ पर एंगल है। अब मुझे अगर फाई यहाँ पर फाइंड करना है तो फाई एंगल दो तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है एंगल फाई के फॉर्मूले, अगर दो कर्व कट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री में क्या क्या फॉर्मूले काम में ले रहे हैं, कोस फाई इक्वल टू क्या लेंगे, L1 L2 इंटू ई प्लस L1 M2 प्लस L2 M1 इंटू एफ प्लस M1 M2 इंटू जी, और साइन फाई इक्वल टू H मोड L1 M2 माइनस L2 M1। ये फॉर्मूले हम काम में लेकर निकाल सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर जो थ्योरम में प्रूव करना है, साइन एंगल हमारे पास आ रहा है, तो साइन वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर L1 M1 L2 M2 इनकी वैल्यूज हमारे पास क्या क्या होंगी। मेरिडियन हमें क्या दे रखा है, मेरिडियन हम किसको बोल रहे हैं, थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो थीटा अगर कॉन्स्टेंट है इसका मतलब कौन सा कर्व हो गया, यू कर्व। भाई थीटा अगर कांस्टेंट है तब केवल वेरी कौन करेगा, u, तो u कर्व हमारे पास बनेगा। अब u कर्व के टेंजेंट के डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टेंजेंट टू u कर्व क्या होते हैं, टेंजेंट के डायरेक्शन
कोसाइंस यू कर्व के लिए हम क्या लेते हैं 1/√e, 0। ठीक है, ये आपको पता है कि टेंजेंट यू कर्व के टेंजेंट्स के डायरेक्शन कोसाइंस हम क्या लेते हैं 1/√e, 0। इसी तरह से डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जियोडेसिक हम मान लेते हैं सपोज du/ds, dθ/ds। ठीक है, du/ds dv/ds लेते थे, यहाँ पर हम दूसरा पैरामीटर थीटा ले रहे हैं, तो du/ds और dθ/ds ये हमारे पास आ रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का अब आपको डायरेक्शंस के बीच का एंगल निकालना है, क्योंकि एक यू कर्व या ये कहीं हम मेरिडियन हमने लिया है, मेरिडियन के डायरेक्शन कोसाइंस हमने ले लिए हैं, दूसरा जियोडेसिक हमने ले लिया, जियोडेसिक के डायरेक्शन कोसाइंस हमने ले लिए हैं। अब इन दोनों के बीच का एंगल फाई है, तब साइन फाई की हमें वैल्यू लिखनी है। तो किस तरह से आप इसको लिखेंगे, ये हमारे पास आ गया, देखो L1 M1 और L2 M2 की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। तो एक तो क्या है हमारे पास 1/√e, 0। दूसरा क्या है du/ds और dθ/ds, ये डायरेक्शन से। तो इसको मैं मान लेता हूँ L1, M1, इसको मान लेता हूँ मैं L2, M2, और इन दोनों डायरेक्शंस के बीच का एंगल हमारे पास क्या है फाई। देन साइन फाई इक्वल टू, साइन फाई का फॉर्मूला हमारे पास ये है H मोड L1 M2 माइनस L2 M1 विच इज इक्वल टू H इंटू मोड L1 इंटू M2 करें तो L1 इंटू M2, तो ये हमारे पास आ गया 1/√e इंटू dθ/ds और माइनस L2 इंटू M1 जब हम करेंगे तो M1 की वैल्यू 0, तो ये 0 बन गया। तो ये हमारे पास आ गया इक्वल टू H इक्वल टू किसके लेते हैं √EG माइनस f², ये H की वैल्यू अपॉन किसके आ गया √E अपॉन √E, और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं dθ/ds फॉर सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन, क्या होगा हमारे पास E इक्वल टू किसके आया था 1 प्लस f² f इक्वल टू किसके था 0 के, और G इक्वल टू किसके है u² के। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं, ये वैल्यू मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। विच इज इक्वल टू f तो 0 हो गया, √E से √E कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास √G इंटू dθ/ds, और G की वैल्यू मैं यहाँ पर लिखूँ तो u², तो ये आ जाएगा u इंटू dθ/ds। तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ रही है साइन फाई की। सो साइन फाई इक्वल टू u इंटू dθ/ds, और इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ u इंटू साइन फाई इक्वल टू, u से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो u² dθ/ds, और u² dθ/ds की वैल्यू कल हमने जो फर्स्ट इंटीग्रल फाइंड किया था, देखिए आप फर्स्ट इंटीग्रल के अंदर u² dθ/ds की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है h, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट h इसकी जगह हम रख सकते हैं। तो क्या बनेगा, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई h फ्रॉम फर्स्ट इंटीग्रल सो वेयर h इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो यहाँ से हमारे पास आ गया इम्प्लाइज u साइन फाई इक्वल टू h विच इज कांस्टेंट, और ये यहीं से यहाँ से प्रूव हो गई हमारे पास क्लेरोज थ्योरम। तो क्लेरो थ्योरम हमने प्रूव की है कि अगर h नॉन जीरो है, h इज़ नॉन जीरो, उस केस में अगर मेरिडियन और जियोडेसिक के बीच का एंगल फाई है, तब u साइन फाई इक्वल टू किसके होगा कांस्टेंट के होगा। तीसरा पॉइंट इसका हम देखें, थर्ड पॉइंट, इफ ए जियोडेसिक on a surface of revolution
surface of revolution cuts the meridians at constant angle, then the surface is a right cylinder. तो ये एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर ज्योडेसिक मेरिडियंस को कांस्टेंट एंगल पर कट कर रही है, कांस्टेंट एंगल पर, उस केस में सरफेस क्या बन जाएगा? राइट सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, तो गिवन एंगल बिटवीन ज्योडेसिक एंड मेरिडियंस इज कांस्टेंट। तो ज्योडेसिक और मेरिडियंस के बीच का एंगल क्या था? फाई। तो फाई इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इंप्लाइज साइन फाई इक्वल टू कांस्टेंट, साइन फाई इक्वल टू कांस्टेंट बाई क्लेरोज थ्योरम। क्या है हमारे पास? u साइन फाई इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्लेरो थ्योरम से हमारे पास आया था। तो u साइन फाई अगर कांस्टेंट है और साथ ही साइन फाई भी कांस्टेंट है, तो यहाँ से कांस्टेंट को मैं उधर ले जाऊँ तो u इक्वल टू किसके हो गया? कांस्टेंट। u इक्वल टू कांस्टेंट, और सपोज इसको मैं क्या मान लेता हूँ? k मान लेता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज u स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, और u x इक्वल टू किसके है? u कोस थीटा, y इक्वल टू u साइन थीटा। तो यहाँ इन दोनों से u स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर विच इज कॉन्स्टेंट। ओके, और 3 डायमेंशन के अंदर ये किसको रिप्रेजेंट करता है? राइट सिलेंडर को। ठीक है, विच इज राइट सिलेंडर। ओके, तो ये 2-3 पॉइंट्स हमने क्लियर किए हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमने आज हमारे इस लेक्चर में क्लियर किया है वो क्या है कि अगर h इक्वल टू 0 है, h इक्वल टू 0 है, उस केस में तो सारे के सारे मेरिडियन ही क्या बन जाएंगे? ज्योडेसिक बन जाएंगे। दूसरा ये है कि अगर h नॉन जीरो है, h अगर नॉन जीरो है, साथ ही अब ज्योडेसिक और मेरिडियन अलग अलग हो गए, तो इन दोनों के बीच का अगर एंगल क्या है? फाई, तब u साइन फाई इक्वल टू किसके होगा? कांस्टेंट के होगा। तीसरा केस ये है कि अगर एंगल कांस्टेंट हो जाए, जो फाई है वो अगर कांस्टेंट हो गया, उस केस में सरफेस क्या बन जाएगा? राइट सिलेंडर बनेगा, राइट सिलेंडर। इसके बाद 4th पॉइंट जो हम यहाँ पर करने वाले हैं, ज्योडेसिक ऑन ए केटिनोइड। एक दूसरा सरफेस हम यहाँ पर ले रहे हैं, केटिनोइड। तो नेक्स्ट है 4th पॉइंट, जियोडेसिक ऑन केटिनोइड। केटिनोइड, तो केटिनोइड का जो इक्वेशन है, पैरामीट्रिक इक्वेशन, पैरामीट्रिक इक्वेशन हम ये लेते हैं x इक्वल टू यू कोस थीटा, y इक्वल टू यू साइन थीटा, और z इक्वल टू c कोस हाइपरबोलिक इनवर्स u अपॉन c। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन हम किसका लेते हैं? केटिनोइड। तो केटिनोइड के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ज्योडेसिक का हम फाइंड करें तो इसका प्रोसेस बिल्कुल वही है जो हमने सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन का किया है। तो ये सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन का ही एक क्या है? पार्टिकुलर केस है, क्योंकि z यहाँ पर किसका फंक्शन बन गया? u का। z इज फंक्शन ऑफ u। ओके, तो यहाँ से आप f डैश की वैल्यू लिख सकते हैं। f डैश की वैल्यू जब आप यहाँ से लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? जो फाइनल इक्वेशन आएगा, कंप्लीट इंटीग्रल, कंप्लीट इंटीग्रल, ये था हमारे पास थीटा इक्वल टू सी प्लस माइनस एच इंटीग्रेशन 1 अपॉन यू 1 प्लस एफ डैश स्क्वायर
अपॉन यू स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर पावर 1/2 और डी यू, ये इक्वेशन था। तो यहाँ से एफ डैश की वैल्यू आप लिख सकते हैं। तो एफ इक्वल टू हमारे पास किसके है यहाँ पर, सी कोस हाइपरबोलिक इनवर्स यू अपॉन सी, यू अपॉन सी। तो यहाँ से फाइंड एफ डैश एंड पुट इन दिस इक्वेशन। इसको मैं कोई भी नंबर सपोज ए दे देता हूँ, ए पुट इन ए, वी गेट कंप्लीट इंटीग्रल। ठीक है, तो ये आपके लिए एक्सरसाइज के लिए छोड़ा, आपको कुछ नहीं करना। एफ यहाँ पर जो आपके पास है, एफ का आपको यू के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एफ डैश का मतलब है यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, यू के रिस्पेक्ट में इसका आप डेरिवेटिव करोगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको आप इस इंटीग्रल में रख दीजिए, तो वो डायरेक्टली आपके पास केटिनोइड के लिए जियोडेसिक का इक्वेशन हमारे पास आ गया। ठीक है, तो इसको आप कंप्लीट करिए घर पर। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डायरेक्टली सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन का जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना था उसकी सहायता से फाइंड किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम करने वाले हैं जियोडेसिक ऑन ए कोनोइडल सरफेस। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जियोडेसिक ऑन कोनोइडल सरफेस। तो कोनोइडल सरफेस का पैरामीट्रिक इक्वेशन सबसे पहले हम लिखें, पैरामीट्रिक इक्वेशन x इक्वल टू यू कोस थीटा, y इक्वल टू यू साइन थीटा, z इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा, फंक्शन ऑफ थीटा। तो सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन से जो इससे डिस्टिंक्शन जो करता है वो z वहाँ पर फंक्शन किसका था, u का, जबकि कोनोइडल सरफेस के लिए z किसका फंक्शन होगा, थीटा का फंक्शन, f ऑफ थीटा। तो इसके लिए हम निकालेंगे, तो इसको बिल्कुल उसी तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ इन दोनों इक्वेशन से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट 2 इक्वेशन से थीटा इक्वल टू किसके होगा, tan इनवर्स y अपॉन x। तो z इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास, z इक्वल टू फंक्शन ऑफ tan इनवर्स y अपॉन x, दैट इज फंक्शन ऑफ x एंड y विच इज मोंगीज फॉर्म सरफेस। ये बन गया। तो अगर मोंगीज फॉर्म सरफेस है तो मोंगीज फॉर्म सरफेस के लिए जियोडेसिक का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जियोडेसिक फॉर मोंगीज फॉर्म सरफेस ये हमारे पास आएगा P इंटू या d2x बाई ds2 अपॉन P इक्वल टू d2y बाई ds2 अपॉन Q इक्वल टू d2z बाई ds2 अपॉन -1। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ गया विच इम्प्लाइज P इंटू d2y बाई ds2 इक्वल टू Q इंटू d2x बाई ds2। फर्स्ट 2 पार्ट्स को हम ले रहे हैं, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर सपोज 1। लास्ट लेक्चर में जिस तरह से हमने P और Q की वैल्यूज़ फाइंड की थी, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी P और Q की वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे। तो Z हमारे पास है, तो Z की सहायता से P और Q हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो Z इक्वल टू क्या है, Z इक्वल टू ये है फंक्शन ऑफ tan इनवर्स y अपॉन x। तो इस Z की सहायता से सबसे पहले P हम फाइंड करें, तो P इक्वल टू डेल Z बाई डेल x।
x के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव हम कर रहे हैं। तो x के रेस्पेक्ट में जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, सबसे पहले टेन इनवर्स का करें तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया, इंटू वाई अपॉन एक्स का किया तो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, और एफ का करें तो मैं लिख देता हूँ इसको एफ डैश विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये हमारे पास बनेगा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एफ डैश, और y इक्वल टू किसके है, u साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा u स्क्वायर माइनस और इंटू एफ डैश, और दिस इम्प्लाइज p इक्वल टू माइनस एक u कैंसिल, तो साइन थीटा अपॉन u एफ डैश, ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई p। इसी तरह से q फाइंड करें तो q इक्वल टू किसके है, डेल z बाई डेल y, तो y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो जब y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1/x, और एक एक्स स्क्वायर है तो x कैंसिल, एक x ऊपर बचेगा आपके पास, तो इस तरह की टर्म बनेगी x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एफ डैश विच इज इक्वल टू x इक्वल टू किसके है u कोस थीटा, ये बनेगा u स्क्वायर, तो ये अपने पास आएगा कोस थीटा अपॉन u इंटू एफ डैश। तो ये वैल्यूज हमारे पास किसकी आ गई, p और q की वैल्यू। p और q की वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, तो यूजिंग p एंड q इन 1, तो 1 हमारे पास क्या था, 1 ये था p d2y बाई ds2 इक्वल टू q इंटू d2x बाई ds2। तो यहाँ पर मैं सारी वैल्यूज लिख रहा हूँ, दिस इम्प्लाइज, तो p इक्वल टू माइनस साइन थीटा अपॉन u इंटू एफ डैश d2y बाई ds2 इक्वल टू q की वैल्यू रखें तो कोस थीटा अपॉन u इंटू एफ डैश और d2x बाई ds2, ये बन गया। एफ डैश अपॉन u को दोनों तरफ से हम हटा रहे हैं, तो कुल मिलाकर हमारे पास ये टर्म बनेगी, दिस इम्प्लाइज यहाँ से d2x बाई ds2 वाली टर्म में लिख रहा हूँ, तो ये x डबल डैश इस तरह से हम लिख सकते हैं, और क्या बचेगा कोस थीटा, इधर से प्लस y डबल डैश और इनटू किसके साइन थीटा इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। इस फॉर्म में हम इक्वेशन को ले आए हैं, जियोडेसिक की डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब आपको पता है कि x और y की वैल्यू हमारे पास हैं, x डबल डैश और y डबल डैश की वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। तो सिंस x इक्वल टू u कोस थीटा, तो x डैश हम फाइंड करें, x डैश इक्वल टू u डैश कोस थीटा माइनस u इंटू कोस थीटा क्या किया तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और थीटा का करेंगे तो थीटा डैश। तो ये x डैश की वैल्यू हमारे पास आ रही है u डैश कोस थीटा माइनस u इंटू थीटा डैश और साइन थीटा। x डबल डैश निकालें, x डबल डैश इक्वल टू तो u डबल डैश कोस थीटा, उसके बाद u डैश को एज लिखेंगे तो क्या बनेगा u डैश और क्या आ जाएगा थीटा डैश साइन थीटा माइनस का, फिर इसका u डैश थीटा डैश साइन थीटा, तो -2 इंटू u डैश थीटा डैश साइन थीटा, ये टर्म हो गई। उसके बाद इसका करें तो माइनस u एज इट इज और थीटा डैश का किया तो थीटा डबल डैश साइन थीटा, थीटा डबल डैश साइन थीटा, और फिर लास्ट साइन का करें तो माइनस u इंटू थीटा डैश स्क्वायर कोस थीटा, u इंटू थीटा डैश स्क्वायर कोस थीटा। ये वैल्यू हमारे पास आ रही है x डबल डैश की, ठीक है।
एक्स डबल डैश। इसी तरह से वाई डबल डैश हम फाइंड करेंगे, तो वाई इक्वल टू किसके है, यू साइन थीटा। सिंस वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, तो वाई डैश इक्वल टू यू डैश साइन थीटा प्लस यू डैश थीटा डैश और साइन का कोस थीटा, थीटा का थीटा डैश हो गया। वाई डबल डैश लिखें, वाई डबल डैश इक्वल टू यू डबल डैश साइन थीटा और प्लस यू डबल डैश साइन थीटा प्लस यू डैश थीटा डैश कोस थीटा। ये टर्म हमारे पास आ रही है यू डैश थीटा डैश कोस थीटा। इसका जब हमने किया था तो यू डैश हो गया था, और जब इसका किया था तो यू एज इट इज़ ये था, और जब इसका करेंगे तो यू डैश थीटा डैश कोस थीटा, तो 2 हो जाएगा यहाँ पर 2, और प्लस अब यू को एज इट इज लिखें तो थीटा डबल डैश कोस थीटा, और लास्ट माइनस यू इंटू थीटा डैश स्क्वायर साइन थीटा। ये टर्म अपने पास बन गई। ठीक है, तो ये x डबल डैश और y डबल डैश की वैल्यूज हमारे पास आ गई। ये दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 2 में रख रहे हैं, तो यूजिंग इन 2, यूजिंग इन 2। तो इक्वेशन 2 में जब ये वैल्यू रखोगे आप, यानी कि x डबल डैश, इस वाले इक्वेशन को तो किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, इसको तो किससे करना है, कोस थीटा से, कोस थीटा से, और इस वाले इक्वेशन को किससे करना है, y डबल डैश को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है और दोनों को ऐड करना है हमें। तो क्या आएगा देखिए हमारे पास, x डबल डैश कोस थीटा प्लस y डबल डैश साइन थीटा इक्वल टू किसके बनेगा, ये वैल्यू u डबल डैश कोस स्क्वायर थीटा, इधर से आ रहा है u डबल डैश साइन स्क्वायर थीटा, तो u डबल डैश बच गया, u डबल डैश। नेक्स्ट टर्म देखें, -2 यू डैश थीटा डैश साइन कोस, फिर इधर से +2 यू डैश थीटा डैश साइन कोस, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। इस टर्म पर आए, u थीटा डबल डैश साइन कोस, इधर आएगा u थीटा डबल डैश कोस साइन, तो ये टर्म भी कैंसिल हो गई। लास्ट वाली टर्म पर आए तो -u थीटा डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर माइनस यू थीटा डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो -u थीटा डैश स्क्वायर और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 विच इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू जैसे हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया, u डबल डैश माइनस यू थीटा डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको कोई भी नंबर में दे देता हूँ, सपोज नंबर 3। मैट्रिक की डेफिनेशन से आपको पता है कि मैट्रिक हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, सिंस ds स्क्वायर इक्वल टू या ds स्क्वायर इक्वल टू ई डी यू स्क्वायर प्लस 2f डी यू डी वी या डी यू डी थीटा और प्लस g डी थीटा स्क्वायर, ये मैट्रिक की डेफिनेशन है। तो यहाँ से अब फर्स्ट इंटीग्रल हम इसका निकालने जा रहे हैं। आपको पता है सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन के लिए अगर इसी डेफिनेशन को हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें तो कार्टेशियन फॉर्म में मैट्रिक क्या बनती है, कार्टेशियन फॉर्म में मैट्रिक ये बनेगी हमारे पास ds स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं ds स्क्वायर से पूरे को डिवाइड कर रहे हैं तो इस टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं, x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर प्लस z डैश स्क्वायर इक्वल टू 1, ये है। और x डैश y डैश z डैश की वैल्यूज आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या बनेगा हमारे पास, x ये हमारे पास आ रहा है x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर प्लस z डैश स्क्वायर इक्वल टू 1। x डैश इक्वल टू किसके है, देखिए आप x डैश इक्वल टू क्या है,
यू डैश कोस थीटा माइनस यू थीटा डैश साइन थीटा और वाई डैश इक्वल टू यू डैश साइन थीटा यू थीटा डैश कोस थीटा, ये वैल्यूज हैं। अब एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर जब आप करोगे तो यू डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो यू डैश स्क्वायर बच गया और प्लस इधर से क्या आएगा अपने पास यू स्क्वायर थीटा डैश स्क्वायर, और जब 2 इंटू करेंगे तो एक माइनस का इधर प्लस का आएगा, वो दोनों टर्म क्या हो जाएंगी कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा केवल यू डैश स्क्वायर और प्लस यू स्क्वायर थीटा डैश स्क्वायर। तो ये एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ रही है यू डैश स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर थीटा डैश स्क्वायर और प्लस जेड डैश की वैल्यू अगर आप करें तो जेड डैश इक्वल टू किसके आएगा, जेड इक्वल टू किसके, जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा। तो जब जेड डैश आप निकालेंगे जेड डैश इक्वल टू क्या आएगा अपने पास एफ डैश और अंदर थीटा है तो थीटा का करेंगे तो थीटा डैश, तो ये आपके पास बनेगा एफ डैश स्क्वायर थीटा डैश स्क्वायर इक्वल टू 1, ये टर्म बन रही है। विच इम्प्लाइज ये हमारे पास बन गया यू डैश स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस एफ डैश स्क्वायर थीटा डैश स्क्वायर इक्वल टू 1। साथ ही हमने अभी फाइंड किया है इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड में हमारे पास क्या है यू डबल डैश माइनस यू थीटा डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। तो फ्रॉम थ्री ये था हमारे पास यू डबल डैश माइनस यू थीटा डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से थीटा डैश स्क्वायर को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो यू थीटा डैश स्क्वायर इक्वल टू किसके है यू डबल डैश के। तो ये वैल्यू जब यहाँ पर आप रखोगे तो यू डैश स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस एफ डैश स्क्वायर और थीटा डैश स्क्वायर इक्वल टू हो गया यू डबल डैश अपॉन यू इक्वल टू 1। इस रिलेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ विच इम्प्लाइज यू इंटू यू डैश स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस एफ डैश स्क्वायर यू डबल डैश विच इज इक्वल टू यू, विच गिव्स यू इंटू 1 माइनस यू डैश स्क्वायर विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और यू डबल डैश, और ये कहलाता है सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन जियोडेसिक विच इज क्योंकि u के डेरिवेटिव्स के फॉर्म में पूरा इक्वेशन आ गया, तो सिंगल पैरामीटर की डेरिवेशन की फॉर्म में अगर पूरा इक्वेशन आ रहा है विच इज कॉल्ड सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जियोडेसिक ऑन कोनोइडल सरफेस। तो इस तरह से आप कोनोइडल सरफेस के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। कल इसका एक पार्टिकुलर केस हम प्रूव करेंगे, तो कल हमारी क्लास में जो जियोडेसिक इसका एक पार्टिकुलर केस राइट हेलिकोइड हम कंसीडर करेंगे और राइट हेलिकोइड के लिए जियोडेसिक का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करेंगे। नमस्कार फ्रेंड्स।